हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग। मध्य प्रदेश प्राथमिक शिक्षक चयन परीक्षा 2025 में बाल विकास PYQ सीरीज का ये 13वां वीडियो, अर्थात इसके पहले जो है 12 हम PYQ सॉल्व कर चुके हैं। तो ये 9 मार्च शिफ्ट 2 का पेपर है। आइए शुरू करते हैं आज के इस क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन को। आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न है कि बालक के व्यवहार को समझने के लिए बुनियादी अवधारणाओं के ज्ञान की आवश्यकता होती है। तो ये क्या कहलाएगा। यानी बालक के व्यवहार को हमें समझना है। हमें इन सब में से क्या चीजें बच्चे में हैं उसके थ्रू हम पहचान सकते हैं। तो निर्भरता है, स्वतंत्रता, परिपक्वता, पुरुषत्व या सामान्यीकरण विशिष्ट। इसका जो सही उत्तर है वह है परिपक्वता और स्वतंत्रता। यदि दो चीजें हमें बालक की पता चल गई, परिपक्वता और स्वतंत्रता, वैसे यहाँ पर स्वतंत्रता से ज्यादा अच्छा सही है लर्निंग। लर्निंग का मतलब है अधिगम। तो यदि आपको परिपक्वता और अधिगम के बारे में पता है बच्चों के, ऐसा क्यों है? क्योंकि परिपक्वता का सीधा अर्थ होता है हमारी उनकी इंद्रियों पर जो नियंत्रण है, और सबसे सटीक उसके लिए शब्द है कि शारीरिक जो वृद्धि है। यदि उनके बारे में ज्ञान है हमें, तो हम उसके व्यवहार को थोड़ा समझ सकते हैं। कैसे? क्योंकि व्यक्ति की जो है हर एक शारीरिक उम्र हो गई, जैसे बाल्यावस्था आपकी, पूर्व बाल्यावस्था, किशोरावस्था, शैशवावस्था, इन सब अवस्थाओं के परिवर्तन से जो है बालक के व्यवहार में भी परिवर्तन होता है। वहीं बात करें अधिगम की, अधिगम के बारे में यदि बच्चे का हमें पता है कि वह किस तरह से सोचता है, क्या सीखने की गति है, क्या क्या उसकी क्षमताएं हैं, तो भी इन सब चीजों से हम बालक के क्या समझ सकते हैं, बालक के व्यवहार का अध्ययन कर सकते हैं। तो इसके लिए इस प्रश्न का उत्तर है हमारा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है प्राइमरी स्टेज में, यानी जो प्राइमरी क्लास है 1 to 5, इसमें असेसमेंट या आकलन क्या होना चाहिए, आकलन कैसे होना चाहिए? कि अर्धवार्षिक परीक्षा और वर्ष के अंत में वार्षिक परीक्षा होनी चाहिए, क्योंकि ये तो होती है, लेकिन इससे ज्यादा अच्छा नहीं माना जाता है कि बच्चे में जो है विकास हो। उत्तीर्ण और अनुत्तीर्णता की श्रेणी में युवा शिक्षार्थियों का मूल्यांकन करने के लिए हर सप्ताह होम असाइनमेंट और कक्षा असाइनमेंट में, बाकी ऑप्शन देखते हैं, शिक्षक को सतत और अव्यवस्थित अवलोकन को शिक्षार्थी और माता पिता से साझा करना। अब क्या है कि कंटिन्यूअस एंड अनस्ट्रक्चर्ड टीचर ऑब्जर्वेशन टू बी शेयर्ड विथ लर्नर्स पेरेंट। और आगे क्या है, प्रत्येक सप्ताह औपचारिक जांच परीक्षा खेलकूद रिपोर्ट कार्ड में इसे दर्ज करना। तो महत्व इसका नहीं है। प्राइमरी में क्या करना चाहिए, अव्यवस्थित अवलोकन का क्या मतलब हुआ है कि हमें बहुत ज्यादा प्लानिंग करके आपको आपका व्यवस्थित अवलोकन भी होना चाहिए। अव्यवस्थित, अव्यवस्थित का मतलब होता है इंस्टेंट, आप कभी भी आपने अवलोकन कर लिया, तो वो अवलोकन भी होना चाहिए। सतत मतलब कंटिन्यूअस भी होना चाहिए, और अव्यवस्थित रेंडमली भी होना चाहिए। दोनों प्रकार के अवलोकन को शिक्षार्थी और माता पिता से साझा करना, दोनों से, मैंने बच्चे से भी आपको बताना है कि देखो आप में ये चीजें मैंने ऑब्जर्व की हैं, अब आप इसको ऐसे सुधार कर सकते हैं। और माता पिता को भी हम बता सकते हैं। इस तरह का आकलन होना चाहिए जिससे बच्चे में क्या हो, सुधार हो। ये होना चाहिए आकलन। आगे देखते हैं हम, प्याजे के सिद्धांत में संवेदीय पेशीय चरण कौन सी अवधि होती है? तो ऐसी अवधि जिसमें वो बच्चा क्या करता है, सेंसरी मोटर स्टेज, अपने इंद्रियों में नियंत्रण स्थापित करता है, हाथ पैर फिंगर्स, है ना, और अपने शरीर पर ये जो नियंत्रण स्थापित करता है, तो ये जन्म से 2 वर्ष की अवधि कहलाती है आपकी सेंसरी मोटर स्टेज नियंत्रण। इसके बाद की मैं जस्ट आपका क्विक रिवीजन करवा देता हूँ। इसको बोला जाता है, एक होती है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। पूर्व संक्रियात्मक मतलब इसमें बच्चा थोड़ा सोचना शुरू कर देता है 2 से 7 वर्ष, हालांकि लॉजिकल नहीं सोचता है, तार्किक बहुत ज्यादा। इसके बाद आता है मूर्त संक्रियात्मक, ये होती है 2 से आपकी 7 से 11 वर्ष आपकी। और इसके बाद होता है अमूर्त, एब्स्ट्रैक्ट थिंग्स को सोचना स्टार्ट कर देता है, 12 प्लस जो है एज आपकी अमूर्त में आ जाती है। तो 4 अवस्थाएं पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की बताई हैं, ये आपको भी बहुत अच्छे से पता होगा और आपका रिवीजन भी हो गया होगा। आगे देखते हैं, काउंसलिंग प्रक्रिया का परिणाम बच्चों को क्या बनने में सहायता करना चाहिए? तो काउंसलिंग हम बच्चों की करते हैं, उससे बच्चों में क्या आ जाना चाहिए? काउंसलिंग का मतलब होता है बच्चे में किसी भी तरह की दिक्कत है, मान लीजिए वो पढ़ाई नहीं कर रहा है, बहुत शैतानियां कर रहा है,
गाली गलौज कर रहा है, ये किसी भी तरह की समस्या है, अब हमें उसे व्यक्तिगत बुलाकर उसे मोटिवेट कर रहे हैं, उसकी समस्या जान रहे हैं और उसको सुझाव या सलाह दे रहे हैं। तो ये सब किसके अंतर्गत आएगा? ये आपका काउंसलिंग के अंतर्गत आएगा। काउंसलिंग से बच्चे में क्या होना चाहिए? स्वशासी मतलब बिल्कुल अपने पे नियंत्रण होना चाहिए। स्वनिर्देशन मतलब स्वयं से निर्देशित हो, क्या उसे करना है क्या नहीं। सेल्फ डिसिप्लिन बिल्कुल आ जाना चाहिए। लेकिन हम उसे काउंसलिंग करें, अहंकार नहीं आना चाहिए उसमें, अहंकारी ना हो। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 1 2 3, और ये किस में है? ऑप्शन नंबर डी जो है, इसमें मेंशन है आपका ऑप्शन नंबर 1 2 और 3। आई होप आपको जो है अभी तक बहुत अच्छे से क्लियर समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं। नीचे दिए गए एक कथन है और एक कारण है उसका, तो हमें बताना है कि कथन कारण क्या दोनों सही है या नहीं सही है। पहला है अल्टरेशन डेफिशिएट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। अल्टरेशन को यहाँ पर अटेंशन भी पढ़ा जाता है, अटेंशन भी कहा जाता है। तो ये डिसऑर्डर है, इसका इलाज दवाओं से सफलतापूर्वक किया जा सकता है। और दूसरा, इस ग्रस्त बच्चे आसानी से ध्यान दे सकते हैं। पहला बात है, सफलतापूर्वक दवाओं से बिल्कुल इलाज किया जा सकता है, और ये आपको बहुत अच्छे से पता होगा। इसे बोलते हैं ADHD, मतलब अटेंशन डेफिशिएंसी हाइपर एक्टिविटी। यानी बच्चे इसमें ध्यान केंद्रित करने में बच्चों को बहुत दिक्कत होती है, ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते हैं, ध्यान में कठिनाई होती है, चीजें लगातार भूल जाते हैं। तो ये अल्टरेशन का हो गया। हाइपर एक्टिविटी मतलब बहुत एक्टिव रहते हैं बच्चे, मतलब शांत रहने में उन्हें कठिनाई रहती है, क्लास में रहेंगे वो कुछ ना कुछ करते रहेंगे। तो इन चीजों से सफलतापूर्वक क्या हो सकता है? इलाज तो हो सकता है, लेकिन बच्चे क्या है, आसानी से ध्यान दे सकते हैं, तो ये नहीं होगा, ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते हैं। जबकि ऑप्शन क्या है? ध्यान दे सकते हैं। तो आपका कथन तो सही है, लेकिन इसका कारण क्या हो जाएगा? इसका कारण गलत हो जाएगा। तो देखिए कौन सा सही है। इसमें से ऑप्शन नंबर है कि ए सत्य है, लेकिन आर क्या है, वो गलत है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। आगे, ए सत्य है परंतु आर ए की व्याख्या नहीं है, तो व्याख्या तो वैसे भी नहीं है, बिल्कुल सही है। लेकिन ए सत्य है, आर गलत है, ये भी सही है। देखिए ये भी हो सकता है, इसमें आयोग द्वारा उत्तर ये दिया गया है, लेकिन ये भी हो सकता है कि क्या है, ए सत्य है आपका, लेकिन आर जो है ए की व्याख्या नहीं है, बिल्कुल सही है। एक जैसे ही आपके ऑप्शन बी और सी में दोनों भी दे रखे हैं। आगे देखते हैं। ये आपका पढ़ा हुआ क्वेश्चन आ गया कि गार्डनर की जो मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी है, जो कहते हैं बहुबुद्धि, मतलब बुद्धि बहुत से प्रकार की होती है, मतलब हर तरह के लोग में जैसे अलग अलग प्रतिभा है ना लोगों में, कोई संगीत अच्छा खेल लेता है, क्रिकेट अच्छा खेल लेता है, तो उसकी बुद्धि अलग अलग है। तो किस पे बल देता है इसका? कि प्रत्येक व्यक्ति में अनूठी क्षमताएं होती हैं। यही हार्वर्ड गार्डनर की मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी जो है बताती है। ये हर एक में क्या होती हैं? अलग अलग जो है क्षमताएं होती हैं, और अलग अलग प्रतिभाएं लोगों में होती हैं। किसी में जैसे संगीत बुद्धि है तो गायक डांसर ये सब बन सकता है, किसी में तार्किक है तो मैथमेटिशियन इंजीनियर ये बन सकता है ना। किसी में भाषिक भाषा की बुद्धि है तो वह आराम से क्या बन सकता है, कोई लेखक कवि इस तरह की बन सकता है। बहुत सारी चीजें इसमें, कई बुद्धि हैं। एक अंतर्वैयक्तिक है। अंतर्वैयक्तिक का मतलब होता है लोगों के साथ संवाद करना, संबंध बनाना। तो लोगों के साथ जो संवाद रहता है सबसे अधिक किसका? जैसे शिक्षक हो गया, कोई नेता हो गए, लोगों से जुड़ना, कोई जल्दी जुड़ पाता है, अपनी बात कह पाता है, वह अंतर्वैयक्तिक बुद्धि के अंतर्गत आता है। देखिए ये किसकी है? हार्वर्ड गार्डनर की मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी है कि ये बहुत सारी बुद्धि होती है लोगों में, किसकी कौन सी बुद्धि जो है ज्यादा काम आ रही है, तो वो इस पे डिपेंड करता है। आगे देखते हैं। टीटी एक आपका टीका है, इसके खिलाफ दिया जाता है, नाम से स्पष्ट है। टेटनस के जो है, टेटनस जब रोग होता है तो पहले ही बच्चों में क्या दिया जाता है? टेटनस का टीका दिया जाता है। आप में से जो है काफी लोग जानते होंगे, बच्चों को टेटनस के टीके लगाए जाते हैं, इसे टीटी बोलते हैं। टेटनस का आपको पता होना चाहिए कि टेटनस जो है बैक्टीरिया के द्वारा होता है। और किस बैक्टीरिया के द्वारा? तो नाम स्पष्ट याद रख लेना है, टिटनी इसके आखिरी में नाम है, आगे का ना याद हो तो नहीं करना है। कि क्लोस्ट्रीडियम, क्लोस्ट्रीडियम टिटनी, टिटनी जरूर लास्ट में जुड़ा है, इससे आप याद कर सकते हैं। आगे देखते हैं। 3 महीने का बच्चा जो है चल नहीं सकता, आपको पता है, मुझे पता है।
दुनिया को भी पता है, लेकिन क्यों नहीं चल सकता है? पर्याप्त मेच्योर नहीं है, प्रेरित नहीं है, उसे मोटिवेशन की जरूरत, या वो इच्छुक नहीं है, या पर्याप्त चाह नहीं रहा है। तो बिल्कुल वह क्या है? मेच्योर नहीं है यहाँ पर। मेच्योर मतलब इसका शारीरिक विकास से मतलब है। जिस तरह से उसका शारीरिक विकास होता है, उसका अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण स्थापित होता है, वैसे ही वो चलने लगता है ना? बहुत आसान, ये बहुत इजी कैटेगरी का आपका क्वेश्चन हो गया। आगे हम बढ़ते हैं। देखिए, इसी तरह बिल्कुल आसान भाषा में समझते चलना है, और आप बिल्कुल एंजॉयमेंट की तरह आप सीखेंगे। जो क्वेश्चन आपसे नहीं बना, नहीं समझ में आया, नोट कर लीजिए उसे, या कोई थ्योरी आ गई आपने नहीं पढ़ी, उसे आप नोट कर लीजिए, उसे आप रिवीजन कर लीजिएगा। और ऐसे करते करते हमारे बहुत सारे क्वेश्चन दिमाग में फीड हो जाएंगे। आप देखना, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होंगे जो डायरेक्ट आपके एग्जाम में आ जाएंगे यहीं से। निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम का व्यक्तिगत कारक नहीं है, पर्सनल फैक्टर नहीं है? तो मोटिवेशन पर्सनल हो सकता है, बिल्कुल। रुचि व्यक्ति की पर्सनल होती है। क्षमताएं जो होती हैं व्यक्ति की पर्सनल डेवलप होती हैं। लेकिन यहाँ पर जो सामाजिक है, सामाजिक जो कारक है, ये व्यक्ति का पर्सनल नहीं है, ये तो सामाजिक हो गया, पर्सनल कैसे हुआ? तो यही इसका सही उत्तर है कि सीखने का जो है ये व्यक्तिगत कारक नहीं है। कौन सा? सामाजिक। समाज से जो सीखता है वो व्यक्तिगत नहीं है। समाज जिस तरह का होगा, जिस तरह के लोग होंगे, जिस तरह इंटरेक्शन होगा, उस तरह बच्चा उनसे सीखेगा। आगे हम बढ़ते हैं। बाह्य प्रेरणा मतलब बाहर से कोई हमें मोटिवेट करता है। सुना है ना आपने, संदीप माहेश्वरी जैसे, इन लोग जैसे सर लोग हैं। तो बाह्य प्रेरणा के लिए कौन सा कथन सत्य है? ये कि परिणाम को प्राप्त करने के लिए किसी गतिविधि के प्रदर्शन को संदर्भित करता है। बिल्कुल, परफॉर्मेंस को क्या करता है? आउटकम को संदर्भित करता है। और दूसरा, ये व्यक्ति के बाहर से आता है। बिल्कुल, इट कम्स फ्रॉम आउटसाइड। ठीक है, आंतरिक नहीं है। पहले ही प्रश्न में है क्या कि बाह्य प्रेरणा, इसलिए इसका दोनों इसके सही उत्तर हो जाएंगे। चलिए बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। बच्चे की विकास की अवधि को 6 वर्ष से 8 वर्ष तक के रूप में जाना जाता है। अब आप सोच रहे हैं ये कौन सी अवस्था आ गई? आपको पहले पता है ये शैशवावस्था है आपकी, ये पूर्व बाल्यावस्था है, और आपकी ये उत्तर बाल्यावस्था है। अब आप देखिए कि 6 से 8 किसके अंतर्गत आ रही है? ये इसके अंतर्गत। तो ये कौन सी है? उत्तर बाल्यावस्था। ये पूर्व है, ये आपकी शैशवा है। आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर बाल्यावस्था हो जाएगा। बहुत आसान प्रकृति का सवाल है। आगे हम बढ़ते हैं। बार बार या स्टीरियोटाइपिक व्यवहार, कोई व्यक्ति बार बार दोहराता है, तो ये किस प्रकार की मानसिक विशिष्टता की विशेषता है? अब आपको ये पता होना चाहिए। इसे कहा जाता है ऑटिज्म या आत्म केंद्रित। इसका एक लक्षण ये भी है कि वो बार बार किसी प्रक्रिया को दोहराता है। ये एक विकासात्मक क्या है? विकार है। डेवलपमेंट में ये एक डिसीज है, रोग है लोगों में, बच्चों का, जो उसके विकास में क्या करता है? बाधा उत्पन्न करता है। एक तो लक्षण यही हो गया कि बार बार जो है किसी काम को दोहराता है ना? आपने देखा होगा कई बच्चे एकदम बार बार दोहराते हैं, लेकिन इसका मतलब वो नहीं है कि उसी में मानसिक विकार है। और भी इसके साथ साथ और भी चीजें हैं। उसका सबसे मेन कारण है ऑटिज्म, मतलब आत्म केंद्रित। इसका मतलब है वे सामाजिक संपर्क स्थापित करने में बाधाएं होती हैं। लोगों के साथ कनेक्ट नहीं कर पाता है, आई कांटेक्ट भी नहीं कर पाता है, लोगों से बात नहीं कर पाता है, दोस्त नहीं बना पाता है, दोस्त बनाने में कठिनाई होती है। तो इस तरह से बहुत सारी चीजें होती हैं जो बच्चे का जो है ऑटिज्म की जो लक्षण पाए जाते हैं। और प्रश्न के लिए उत्तर जो है ऑटिज्म सही उत्तर है। आगे देखते हैं। एक बच्चे में गैर हाजिरी या ट्रुएंसी का कारण क्या हो सकता है? अब गैर, ये ट्रुएंसी क्यों लिखा है ये बताइए, क्योंकि गैर हाजिरी का मतलब एब्सेंटी भी हो सकती है। कोई एक बच्चा एब्सेंट है और कोई बच्चा एक ट्रुएंसी है, तो दोनों में अंतर क्या होता है? एब्सेंट का मतलब होता है बच्चा स्कूल नहीं आया, घर में बीमार हो गया, माता पिता को पता है, लेकिन बच्चा स्कूल नहीं आया और माता पिता को जानकारी नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि बच्चा स्कूल तो आया, लेकिन कहीं और चला गया। घर से तो स्कूल के बहाने, आपने भी कई सारे ऐसे उदाहरण देखे होंगे, या आप स्वयं भी इसमें हो सकते हैं। हालांकि मैं तो नहीं हूँ, आप स्वयं भी हो सकते हो। इसका ये मतलब है आप बिना माता पिता की जो है परमिशन, या बिना उनके जाने आप क्या है कि स्कूल में एब्सेंट हो रहे हैं। बंक मारना ऐसे बोलते हैं सीधा सीधा स्कूल से। तो गैर हाजिरी का कारण क्या हो सकता है? परिवार की खराब स्थिति, हीन भावना, तो ये तो हो ही सकता है। ये बच्चों की बात की गई है। इसका जो सही उत्तर है जो है, दोनों सही है।
खराब स्थिति परिवार की हीन भावना उसके अंतर्गत है, तो वो है बच्चों में जो है गैर हाजिरी का कारण ये हो सकता है। आगे हम देखते हैं, 2011 में कौन सा राज्य है जो केंद्र शासित प्रदेश है जो बच्चों की अदालतें, यानी जो चाइल्ड जहाँ कोर्ट रहता है, चिल्ड्रन कोर्ट है, बच्चों के खिलाफ अपराध के लिए त्वरित परीक्षण के लिए सुविधा बनाने वाला पहला राज्य बन गया है। स्पीडी ट्रायल क्राइम अगेंस्ट चिल्ड्रन, यानी बच्चों के विरुद्ध कोई क्राइम होता है, नॉर्मल कोर्ट में क्या रहता है, इतने सारे पेंडिंग केस रहते हैं, केस ही नहीं चल पाता है। लेकिन एक ट्रायल कोर्ट ऐसा बना दिया जहाँ तुरंत क्या होगा, तुरंत आपकी ट्रायल हो जाएगा, तुरंत वहां पर निपटारा हो जाएगा। तो ये कहाँ हुआ है, दिल्ली में। बिल्कुल याद रख लेना है, एक फैक्चुअल क्वेश्चन है। आगे हम बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, विच इस स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो इंटीग्रेशन वॉज वेलकम मूव इन द डायरेक्शन ऑफ चेंजिंग माइंडसेट ऑफ पीपल टूवर्ड। तो विकलांग बच्चों के प्रति मानसिकता बदलने की दिशा में एकीकरण एक स्वागत योग्य कदम था। तो एकीकरण जो है इंटीग्रेशन, यानी आपको पता होगा इंटीग्रेशन क्या है, मतलब एकीकरण करना। तो हम नॉर्मल कक्षाएं लेते थे पहले, हम विकलांग बच्चों को अलग स्कूल में पढ़ाते थे, ऐसा सबका मानना था कि उनको अलग पढ़ा जाए। लेकिन वो क्या है कि समाज से फिर भी कटे रहते थे, उनको नॉर्मल क्लासरूम में बैठालना, ये एक इंटीग्रेशन भी था। और यही एक क्या है, समावेशी शिक्षा का भी एक उदाहरण है। एकीकरण से हमें समावेशन को लागू करने के लिए तैयार किया। तो ये दोनों उत्तर जो है इसके सही है। एक चीज मैं बताना चाहता हूँ कि अभी जो है केंद्रीय विद्यालय की जो वैकेंसी है वो इस जो है सेशन में आ सकती है। और शायद बहुत से लोग नहीं जानते होंगे, मैं भी केंद्रीय विद्यालय में एक परमानेंट टीचर हूँ। उस बार जो मैंने प्रिपरेशन कराई थी आपकी, एग्जाम से लेकर के इंटरव्यू की बहुत अच्छी तगड़ी प्रिपरेशन करवाई थी, और उसमें कम से कम मेरे जो है 265 कैंडिडेट्स पास आउट हुए हैं। अब आप कहोगे वो कैसे आपको पता, ऐसे पता क्योंकि जो है सिलेक्टेड कैंडिडेट्स का मैंने ग्रुप बनाया था टेलीग्राम पे, और उन वो लोग अपने आप उसमें ज्वाइन हो गए थे जो मेरे क्या थे, दोस्त ही कह सकते हैं, जिन्होंने मुझसे जो है कुछ ना कुछ सीखा था। तो और आज के टाइम में बहुत सारे जो है बच्चे जो है या दोस्त मुझे जानते हैं अलग अलग स्कूलों में, तो बहुत अच्छा भी लगता है। और इस बार भी जब आएगी वैकेंसी तो बहुत अच्छी तैयारी करेंगे, क्योंकि वहाँ इंग्लिश भी इम्पोर्टेंट रहती है। हमने इंग्लिश और हिंदी बाइलिंगुअल पढ़ा था हम किसमें, केंद्रीय विद्यालय के लिए। क्योंकि ये मैं अभी एमपी का हम तैयारी कर रहे हैं, तो इसमें हिंदी की प्रेफरेंस ज़्यादा रहती है, हमारे हिंदी मीडियम के छात्र ज़्यादा रहते हैं, वो हिंदी की प्रेफरेंस है, इसलिए हम हिंदी को ही ज़्यादा प्रेफर करते हैं। क्योंकि कई लोग के कमेंट आ रहे थे कि इंग्लिश में बताइए, इसलिए मैंने थोड़ा क्लियर कर दिया। और हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, निम्नलिखित में से कौन अकादमिक रूप से अक्षम बच्चों की श्रेणी नहीं है। एकेडमिक मतलब पढ़ाई लिखाई, और उससे अक्षम श्रेणी की नहीं है, मतलब उसमें जो है बच्चे क्या कर रहे हैं, लैग कर रहे हैं, नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो श्रेणी में नहीं है। मतलब कौन जो है ठीक बच्चा माना जाएगा, ऐसा नहीं माना जाएगा कि बिल्कुल वो एकेडमिक रूप से अक्षम है, डिसफंक्शनल है। तो धीमे शिक्षार्थी वाले, कम उपलब्धि वाले, या औसत, या विशेष। तो जो औसत हैं चाइल्ड हमारी क्लास में बहुत सारे रहते हैं, उनको हम ये नहीं मानेंगे कि एकेडमिक रूप से बिल्कुल वो अक्षम बच्चे हैं, बिल्कुल नहीं सीख पा रहे हैं। तो ये औसत विद्यार्थी इस श्रेणी में नहीं आएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, कक्षा 9 के एक बच्चे की मानसिक क्षमता अच्छी है, होशियार बच्चा है, हालांकि वह माता पिता की अपेक्षा अत्यधिक अपेक्षा से अधिक दबाव महसूस करता है, जो कि सबके साथ होता है। ऐसे में क्या होता है, अत्यधिक दबाव महसूस करते हैं तो बच्चे की लर्निंग आउटकम पर बहुत प्रभाव पड़ता है, उनकी अपेक्षा पर खरा उतरना मुश्किल हो पाता है उससे। देखिए उसकी अपेक्षाओं से क्या हो रहा है, वो अंदर ही अंदर फिर डिमोटिवेट हो जाएगा। उसके क्या बनने की पूरी संभावना है, संभावना यहाँ कहा है, हालांकि होशियार भी हो सकता है आगे चल के। क्या बनने की संभावना है, वो क्रिएटिव क्या बन पाएगा, बिल्कुल नहीं बन पाएगा। धीमा सीखने की संभावना है, तो संभावना तो नहीं है, क्योंकि जो है मानसिक उसकी क्षमता ही अच्छी है, तो धीमा तो नहीं सीखेगा। कम उपलब्धि वाला बच्चा ये जरूर बन सकता है, सीखने की अक्षमता तो नहीं है हालांकि। तो बच्चे की मानसिक क्षमता अच्छी है, लेकिन माता पिता का प्रेशर बहुत है, बहुत अचीव करने का, तो उसमें क्या होता है कि बच्चे की अचीवमेंट कम हो जाती है, वो अंदर ही अंदर क्या होता है, डिमोटिवेट फील करता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। आगे हम बढ़ते हैं, इस प्रश्न को अच्छे से आप समझ लीजिए। ब्रोफेन ब्रेनर की पास की प्रणाली
21 परत के तहत माता पिता के कार्यस्थल, पड़ोस और स्कूल बोर्ड जैसी संस्थाएं आती हैं। तो अब मैं बता दूं, ब्रोफन ब्रेनर ये एक मनोवैज्ञानिक हुए हैं, और इन्होंने क्या है कि जो पारिस्थितिकी प्रणाली है, ये पर्यावरण के अलग अलग स्तर है, उससे बच्चे पर क्या प्रभाव पड़ता है, या बालक के अधिगम पर जो है पड़ने वाले प्रभाव को इन्होंने बहुत अच्छे से समझाया है। ठीक है, पर्यावरणीय कारक किस तरह से प्रभावित करते हैं। तो एक एक को समझ लेते हैं। पहले हम समझ लेते हैं इस माइक्रो सिस्टम को। तो माइक्रो सिस्टम मतलब होता है एक बच्चे का तत्काल वातावरण। तत्काल का मतलब होता है एक सूक्ष्म, जैसे एक उसका परिवार, परिवार के अंदर वो कुछ सीख रहा है, सहकर्मी यानी उसके जो दोस्त हैं, और तीसरा स्कूल है। ये एक दूसरे को नहीं संबंधित है, ये केवल एक छोटे दायरे को समझा रहा है। अब समझते हैं मेसो सिस्टम। मेसो का ये मतलब होता है कि सूक्ष्म क्षेत्रों, यानी जो ये माइक्रो सिस्टम है, इनके बीच जो है संबंध। माइक्रो के बीच में क्या है, संबंध। या कहें कि जैसे परिवार, परिवार में आपके माता पिता आ जाएंगे, परिवार और स्कूल के बीच जो रिलेशन है ना, आपका माता पिता और सहकर्मी, सहकर्मी मतलब आपके जो दोस्त हैं, और हमारे माता पिता, हाँ, उनका कैसा रिलेशन है जो है, वो भी हमारे उस पर प्रभावित कर, हमारे घर का और हमारे पड़ोस के बीच का जो संबंध है। तो ये आपका क्या कहलाएगा, मीसो। अब एक और क्रोनो समझते हैं, उसके बाद एक्सो समझेंगे। क्रोनो का ये मतलब हुआ कि समय के साथ होने वाले परिवर्तन, पर्यावरण, हम क्या पढ़ रहे हैं, पारिस्थितिक प्रणाली का बच्चे पर प्रभाव। तो ये क्रोनो का मतलब होता है कि समय के साथ या जीवन में जो घटनाएं होती हैं बच्चों के साथ, उसका बच्चे पर प्रभाव पड़ता है। तो ये तो इन सबसे अलग ही हो गया, ये क्रोनो सिस्टम। एक्सो का मतलब होता है, हालांकि मीसो और एक्सो में बहुत कम अंतर है। एक्सो का मतलब ये होता है आपका यही वाला कि कार्यस्थल, कार्यस्थल और या पड़ोस का, या स्कूल जो बोर्ड है, स्कूल बोर्ड, स्कूल बोर्ड एक बाहरी संस्था है, ध्यान दीजिए। यहाँ पर जो मीसो है इसमें स्कूल बोर्ड नहीं आया है, इसके साथ साथ मीडिया जाएगा। इसका प्रभाव पड़ना बच्चे पर, यहाँ पर क्या है, संबंध की बात की है, लेकिन यहाँ पर अलग अलग चीजें हैं, एक्सो सिस्टम। और यहाँ पर बच्चा इसमें सक्रिय रूप से प्रतिभाग करता है। जैसे परिवार और स्कूल के बीच जो रिलेशन है, उसमें बच्चा इंक्लूड है, और इसमें इंक्लूड हो भी सकता है, नहीं भी। मीडिया है, जैसे हो गया आपका स्कूल बोर्ड है, तो बच्चा अप्रत्यक्ष रूप से हो सकता है। इसका क्या है, एक्सो सिस्टम जो है इसका सही उत्तर है। और ब्रोफिन ब्रेनर ने यही जो है पास्की प्रणाली की क्या बताई है, आपकी लेयर बताई है, किस प्रकार से प्रभावित करता है बच्चे के अधिगम को। ये आगे आगे भी प्रश्न ये पूछा गया है, तो बिल्कुल आप अच्छे से याद रख लेना है। आगे बढ़ते हैं। परिवार का कौन सा सामाजिक मानदंड बच्चे के साथ अंतःक्रिया को प्रभावित करता है। बच्चे के साथ जो इंटरेक्शन है, वो कौन इफेक्टेड है, धर्म से, जाति से और वित्त से। तो ये तीनों ही चीजें जो है प्रभावित होता है बच्चे का क्या, इंटरेक्शन विथ सोसाइटी। तो ये जो है आई होप जो है कॉमन सेंस बेस्ड थोड़ा क्वेश्चन था। आगे देखते हैं, पावलाव के नेतृत्व में किसने लिटिल अरबर्ड के मामले में प्रसिद्ध प्रयोग किया। इसका सही उत्तर है जॉन बी वॉटसन। अब इसको 2 मिनट में जल्दी से हम समझेंगे। पावलाव का आपको शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत पता होगा। इसमें पावलाव ने कुत्ते पर प्रयोग किया था कि उद्दीपक की उपस्थिति में जो है वो अभिक्रिया करता है ना। अब जो है इसी से संबंधित एक प्रयोग जो है किया है जॉन बी वॉटसन ने। इसने किस में प्रयोग किया है, एक 9 महीने का बच्चा है, 9 महीने का बच्चा जिसका क्या नाम है, लिटिल अल्बर्ट। इसीलिए उसका नाम क्या है, लिटिल है, क्योंकि 9 महीने का है। वॉटसन ने इसको पहले ही क्या कहा जाता है, व्यवहारवाद का जनक कहा जाता है। इसने बच्चे के व्यवहार का अध्ययन किया है, किसके सिद्धांत के आधार पर, शास्त्रीय अनुबंधन। तो 9 महीने का बच्चा है, उसने क्या किया कि सफेद एक चूहा था, उससे इसे डरा दिया। बच्चा डरने लगा फिर उस सफेद चूहे से, कहीं भी देखे। अब लेकिन क्या हो गया, बच्चा धीरे धीरे जैसे सफेद कलर की जो चीजें हैं प्लस रुएदार जो चीजें हैं, उनसे भी डरने लगा। तो शास्त्र भय भी जो है, शास्त्रीय अनुबंधन का जो सिद्धांत है उसी का अनुपालन करते हुए इस बच्चे ने ये भी सीख लिया, क्या सीख लिया, भय, यानी डर भी उसके अंतर्गत जो है आ गया। हालांकि इसकी आलोचनाएं हुई है नैतिक रूप से कि इस तरह का प्रयोग नहीं करना चाहिए, लेकिन व्यवहार को जानने के लिए उन्होंने ये प्रयोग किया है। और प्रश्न यही है हमारा,
कि लिटिल अल्बर्ट क्या है, इसके मामले में प्रयोग जो है किसने किया है, वह है जॉन बी वॉटसन। आई होप जो है बढ़िया से समझ में आ रहा होगा आपको। आगे देखते हैं, कौन सा प्राक शिक्षा विद्यालय का उद्देश्य नहीं है। तो हमें समझ नहीं आए, हम जानेंगे इंग्लिश की ओर चलेंगे। प्री स्कूल का जो है ऑब्जेक्टिव नहीं है। प्री स्कूल आप समझ गए, जैसे हमारी स्टेट में क्या रहती है, आंगनवाड़ी रहती है। वहीं हमारे केंद्रीय विद्यालय में बाल वाटिका रहती है। जो प्राइवेट स्कूल रहते हैं उन्हें प्री स्कूलिंग या प्ले स्कूल कहलाते हैं। तो एक ही तरह की कॉन्सेप्ट है। तो हमारा जो प्री स्कूल है उसका उद्देश्य क्या नहीं है, तो प्राइमरी विद्यालय के लिए बच्चों को तैयार करना, तो बिल्कुल स्कूल रेडीनेस प्रोग्राम कहते हैं, ये उद्देश्य है। प्रश्न है कि उद्देश्य नहीं है। बच्चों को ठीक मोटर और सकल मोटर के लिए अभ्यास करके सक्षम बनाना, बिल्कुल सही है। बच्चों को स्वास्थ्य जीवन के लिए भावनात्मक कौशल मदद करना, बिल्कुल ठीक है। अब उद्देश्य नहीं है तो चौथा ही सही होगा, क्योंकि तीन हमारे क्या है, इसके लिए गलत है। बच्चों को पाठ्य पुस्तक पर ध्यान केंद्रित और पूरा पाठ्यक्रम सीखने के लिए प्रोत्साहित करना, यही बिल्कुल क्या है, गलत उत्तर है। अब पूछा क्या है कि कौन सा गलत है, तो यही ऑप्शन नंबर डी जो है गलत हो जाएगा। कि हम बच्चों को ये थोड़ी सिखा रहे हैं कि किड्स स्कूल में जो रहता है कि पाठ्यक्रम सिलेबस पर ध्यान दीजिए, पूरा सिलेबस सीख लीजिए। हाँ, तो बच्चों के लिए रेडीनेस करते हैं, उन्हें कि गुड मॉर्निंग विश करें, थोड़ा खेलें, थोड़ा बच्चों से बातचीत करें, शिक्षक से कैसे बोलना है, ये चीजें हम सिखाते हैं। आई होप जो है समझ गए होंगे, इसका उत्तर जो है ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर है। संवेगात्मक विकास, संवेगों में परि लोग जो है बच्चा जो है अपना नियंत्रण कर पाए, क्रोध, खुशी, इन सब में। तो संवेगात्मक विकास में मदद करने के लिए शिक्षक को किस भागीदारी की आवश्यकता होती है। उद्देश्य रहना चाहिए सब्जेक्टिव, यानी व्यक्तिपरक, यानी जिस बच्चे को जैसी जरूरत है वैसा, सबके लिए एक जैसा नहीं। सब्जेक्टिव का मतलब ये होता है। और दोनों तो बिल्कुल सही है इसका, कि जिस जैसे मान लीजिए एक ही तरह के बहुत सारे बच्चे हैं तो वहाँ आप ऑब्जेक्टिव भी हो सकते हैं। जो चीजें सभी पर लागू होती हैं वहां पर आप ऑब्जेक्टिव चीजें बताइए। जो किसी स्पेसिफिक बच्चों पर लागू होती हैं वो सब्जेक्टिव बताइए। तो आपको दोनों तरह की भागीदारी होना आवश्यक है। आगे देखते हैं, बचपन के दौरान संवेगात्मक विकास के संबंध में कौन सा सही नहीं है। संवेगात्मक मतलब अपने इमोशंस पर कंट्रोल रख पाना, ये आपका संवेगात्मक विकास है। इसके बारे में कौन सा गलत है। बचपन में ही ये जो है संवेग विकसित हो जाते हैं, बिल्कुल हो जाते हैं। अध्ययन से साबित होता है कि होनहार बुद्धिमान बच्चों में गरीब बच्चों की तुलना में जिज्ञासाएं, संवेग कम होते हैं। तो यही भाई गलत उत्तर हो गया। ऐसी कोई आपकी स्टडी नहीं हुई है जो बताए कि जो होशियार बच्चा और कोई कमजोर बच्चा है उनकी जिज्ञासा इच्छाओं में कुछ अंतर है। कई कमजोर बच्चे होते हैं उनकी जिज्ञासाएं बहुत अच्छी रहती हैं। कई ऐसे भी देखे गए हैं कि जो होशियार बच्चे हैं उनमें बहुत ज्यादा जिज्ञासाएं हैं। हर तरह के बालक रहते हैं। तो ये आपका उत्तर जो है गलत हो जाएगा। बचपन में संवेगात्मक विकास बाद की उम्र में संवेगात्मक विकास के लिए आधार प्रदान करता है, बिल्कुल सही है। बचपन में जिस तरह से आपका संवेगात्मक विकास हुआ है वही आपके बाद के लिए भी बेसिक बेस का काम करेगा। तो संवेगों में विकास, माता पिता, विद्यालय, सहपाठी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, बिल्कुल निभाते हैं। आगे देखते हैं, आगे है उपहार और प्रतिभा का गैगने का विभेदक मॉडल, डीएमजीटी कहलाता है आपका, डिफरेंशिएटिंग मॉडल ऑफ गिफ्टेडनेस एंड टैलेंट। तो इसको हमें देखना है। तो तो एक गैगने हुए हैं आपके मनोवैज्ञानिक, उन्होंने प्रतिभाशाली बालक, जो प्रतिभाशाली बालक हैं उनके लिए एक अलग से आप विभेदक, यानी उनके लिए अलग से आप निर्देश तैयार कीजिए, कुछ अलग चीजें आप सिखाइए उनकी, उसके अनुसार, स्किल के अनुसार कि वो किन चीजों में जो है अपना इंटरेस्ट रखते हैं। तो कम से कम एक क्षमता के क्षेत्र में अप्रशिक्षित और सहज रूप से व्यक्त क्षमताओं का धारण और प्रयोग है, उनका एक प्रयोग है जो एक व्यक्ति को कम से कम 10% आयु वर्गों के साथियों में रखता है। दूसरा है टेस्ट स्कोर के छात्रों की ताकत क्षमताओं पर दिशा नहीं करते हैं। इनका एक ये है कि जो बच्चों में जो है कुछ कलाएं सहज रूप से विद्यमान रहती हैं और प्रशिक्षण के साथ साथ वो आ जाती हैं। तो ये इन्होंने कहा है ऐसा। अब क्या है, इनकी भाषा थोड़ी बहुत क्लिष्ट रहती है, दो चार बार हम पढ़ेंगे तो और समझ में आ जाएगा। कि कम से कम एक क्षमता के प्रक्षेत्र में अप्रशिक्षित,
मतलब बच्चे में स्किल है लेकिन वो प्रशिक्षण नहीं है, तब वो कम से कम उसमें क्षमताएं अभी 10% में वर्ग में रहेगा। वो टॉप 1% में तब आएगा यदि कोई बच्चा क्रिकेट में इंटरेस्ट है, उसको साथ साथ क्या मिल गई, ट्रेनिंग, और अच्छा क्रिकेट में हो जाएगा। तो ये स्किल पर ये जो है निर्भर करता है, ये जो मॉडल है कि जो स्किल्ड जो बच्चे हैं, प्रतिभाशाली हैं, उनको अलग से आप निर्देश दीजिए, अलग से आप उन्हें गाइड करिए। ये टेस्ट स्कोर की इसमें बात की नहीं गई है। आपका ए नंबर का सही है और बी नंबर का गलत है। ए सही है, बी गलत है, ये सही उत्तर है। 25 नंबर, सुषमा जो है अपनी कक्षा में कौन सा अभ्यास दर्शाता है कि वे लैंगिक भेदभाव की संकल्पना के विरुद्ध है। अब देखिए, लैंगिक भेदभाव मतलब हम जो है अंतर कर रहे हैं बच्चों में, चाहे बालक बालक में या लड़के लड़कियों में, लोग इस संकल्पना के विरुद्ध है। मतलब कहीं भी ऑप्शन में ये शो नहीं हो रहा कि बच्चे में कहीं डिस्क्रिमिनेशन किया गया है। मतलब कौन सा पॉजिटिव है आंसर, हमें ये ढूंढना है, नेगेटिव नहीं ढूंढना। तो देखो, सिर्फ बाह्य आकृति से लड़की की परियोजना की सराहना करना, तो बाहर आकृति मतलब बाहर से देख करके प्रोजेक्ट हमें बताना कि कैसी है, तो ये तो नहीं होना चाहिए। बात छात्रों से आसान प्रश्न पूछना, तो ये भी नहीं होना चाहिए। आसान प्रश्न हमने छात्रा से पूछा है, तो ये भी एक लैंगिक भेदभाव का ही माना जाएगा। आगे, लड़कियों की कार्य योजना की जांच कर समीक्षा और टिप्पणी करना, बिल्कुल सही है। आपने रिव्यू किया प्रोजेक्ट का और चेक किया, और उस पर आपने जो है कमेंट लिखा कि आपने कैसा लिखा है, तो ये आपका सही है। इसमें कोई लैंगिक भेदभाव नहीं है, ये बिल्कुल सही है। लैंगिक समानता का उदाहरण है यहाँ। लड़कियों पर कम ध्यान देना, फिर से ये क्या आ गया, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। आपका ऑप्शन नंबर सी जो है सही उत्तर है। आगे हम देखते हैं, खिलौने की उम्र किसे कहा जाता है। आपके इन सब में जो है आपका 2 से जो 6 वर्ष की उम्र है, पूरे बाल्यावस्था, इसको खिलौने की उम्र कहा जाता है। आगे हम देखते हैं, बाल केंद्रित शिक्षा जो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन है, इसमें क्या शामिल है। बच्चों के लिए व्यवहारिक गतिविधियां प्रतिबंधित, गलत हो जाएगा। एकाकी, एक नहीं होनी चाहिए लर्निंग, या सभी, तो इसमें से ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा। बच्चों के लिए जो हैंड्स ऑन एक्टिविटी हैं, व्यवहारिक गतिविधियां, जिसमें बच्चे क्या हैं, स्वयं प्रतिभाग करें, और जहां पर बच्चे स्वयं आपके प्रतिभाग करेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे, उसी को तो हम क्या कहेंगे, चाइल्ड सेंटर्ड। यहाँ पर बच्चा सेंटर में है सीखने के क्रम में। आगे देखते हैं, गतिशीलता और अभिविन्यास प्रशिक्षण, ये प्रशिक्षण होते हैं जिसमें गतिशीलता सिखाई जाती है ना, कैसे चलना है। और अभिविन्यास का मतलब है, इसका अर्थ है कि लोगों के आकार, रंग रूप, गंध पहचानना, ये सब सिखाना। तो ये प्रशिक्षण किसके साथ जुड़ा है, सुनने, मानसिक, तो ये जुड़ा हुआ है जो देख नहीं सकते हैं, स्टूडेंट्स विथ विजुअल इम्पेयर्ड, दृश्य क्षीणता सहित छात्र जो हैं, उनको ये सिखाया जाता है कि गतिशीलता यानी जो कैसे चलना है छड़ी की सहायता से, है ना, किस स्थिति में, यानी सड़क सड़क कैसे क्रॉस करनी है ना, घर पर, स्कूल पर, ये सिखाया जाता है प्रशिक्षण। और अभिविन्यास मतलब ये आपका किसमें मदद करता है, आपका आपका आकार, गंध पहचानने में, कोई की बनावट है किसी चीज को छू करके पहचानना, अभिविन्यास हो गया। तो ये दृश्य छीड़ता सहित छात्र वाले में ये सही उत्तर हो जाएगा। माइक्रो, मीसो, एक्सो और मैक्रो सिस्टम, दोनों अभी अभी हमने पढ़ा है, ये क्या है, ब्रोनफ्रेर ब्रेनर, इसकी जो है एक सिद्धांत है जिसमें वो बताता है कि कैसे जो है पारिस्थितिकी जो है बच्चे के अधिगम को प्रभावित करता है। अभी हमने देखा है इसके पुराने जो है प्रश्न में, आप देख सकते हैं। आपने देखा है क्या, माइक्रो सिस्टम देखा है, म्यूसो देखा है, एक्सो और क्रोनो देखा है। तो ये जो है इस प्रश्न का उत्तर है आपका। और इंग्लिश में थोड़ा क्या है, हिंदी में गड़बड़ हो जाता है, ब्रोन फन ब्रेनर है, और ब्रोन फेन ब्रेनर भी इसे कहा जा सकता है। आगे हम देखते हैं, कौन सा विकासात्मक कार्यों का प्रयोजन नहीं है। तो जो डेवलपमेंट टास्क होते हैं बच्चों के लिए, जो किए जाते हैं कि बच्चे जो है कहाँ तक सीख गए हैं, उन्हें डेवलप करना, उसका उद्देश्य नहीं है। तो ये जो है आपके 4 ऑप्शन है आपके, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और इसका जरूर आप कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिए, ताकि जो है आपको भी ऐसा लगे कि हाँ, मुझे भी इसमें कुछ करने का मौका मिल रहा है। इसका उत्तर जरूर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। और अभी हम एक प्रश्न को ले लेते हैं जो हमने पुरानी वीडियो में आपने दिया हुआ था होमवर्क में।
ये जो प्रश्न है हमारा, ये बिनेट द्वारा सुझाए गए बुद्धि का तत्व नहीं है। तो जो बुद्धि के तत्व बताए हैं, डायरेक्शन, अनुकूलन, आलोचना, आयोग ने इसका उत्तर जो है माना है आपका समझना, कंपैरिजन। अब इसको एज अ फैक्ट आप याद कर सकते हैं, बिनेट के जो है बुद्धि तत्व के जो है सिद्धांत समझाए गए हैं। आई होप जो है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, और पसंद आती है तो जरूर आप इस लाइक बटन को जो है दबाइए, कमेंट का यूज करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, टाइम टू टाइम आपको अपडेट मिलती रहे। और ऐसे ही हम आगे तैयारी करते रहेंगे। धीरे धीरे हमारे मानसिक विकास, और ये इसे यूं हम कहें कि ये जो हमारे जो क्वेश्चन की प्रैक्टिस है जारी रखेंगे, जिससे आपके दिमाग में बंचेस ऑफ क्वेश्चन, ये बहुत सारे प्रश्न जो है सेट हो जाएं, ताकि आपके डायरेक्ट प्रश्न आपसे एग्जाम में बन जाएं और आप बहुत अच्छा स्कोर कर पाएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हम मिलते हैं अगली वीडियो में।